SE 143 भारत में राज्यों की राजनीति, चैप्टर नंबर 10 यूनिट नंबर 10 कह सकते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है 10.3। कई बार जैसे आ सकता है कि 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं चुनावी राजनीति और लोकतंत्र को बताओ। ये डेमोक्रेसी और चुनाव क्या है। भाई लोकतंत्र में चुनाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं ना, आप सबको ऐसे पता होगा कि हमारे देश में तो लोकतंत्र का मतलब ही चुनाव है। अगर देश में चुनाव ना तो लोग बोलेंगे कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गया है। यानी भारत में अगर देखें बहुत सारे राज्य, ज़्यादातर क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है थोड़ा क्या है प्राइमरी लोकतंत्र है। भारत का जो लोकतंत्र है प्राइमरी यानी शुरुआती लोकतंत्र है। और अगर देखोगे तो भारत का जो लोकतंत्र है यहाँ पर चुनावी राजनीति में है, यानी चुनाव को ही हम लोकतंत्र मानते हैं। ठीक है, भारत में अगर आम लोगों से पूछोगे लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या होती है, भैया हमें वोट डालने को मिलता है, यही डेमोक्रेसी है। तो क्या है, पहला देखेंगे जैसे चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिकरण क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जैसे चुनावी राजनीति के तरीके क्या हैं, यानी चुनावी राजनीति में जो पैटर्न किस तरह के पैटर्न, यानी जो सरकारें बनती हैं वो किस प्रकार से सरकारें बनी। पहले कांग्रेस अकेली सरकार बना लेती थी, फिर 2 लोगों की सरकार बना, फिर बहुत सारे लोग मिलकर के सरकार बना रहे हैं, अलग अलग लोग मिलकर सरकार बना रहे हैं। छोटी छोटी पार्टियां बड़ी बड़ी पार्टियों को ब्लैकमेल कर रही हैं। इसी में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे कैसे लोग छोटी छोटी पार्टियां ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक बात बताऊं, जैसे जो बड़ी पार्टी होती है, जैसे कोई बड़ी पार्टी जैसे बीजेपी कांग्रेस है, बीजेपी कांग्रेस साथ अगर कोई गठबंधन करता है ना तो उसको क्या करता है, ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल का मतलब होता है कि भैया हमारी बात मान लो। अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें नरेंद्र मोदी की जो सरकार है किसी की क्यों नहीं सुन रही है। ये अपने मन से जो फैसले ले रहे हैं, अपने मन से इसलिए फैसले ले पा रहे हैं, या चाहे गलत ले रहा है चाहे सही ले रहे हैं, कैसे भी ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है एक प्रकार से अपने मन के फैसले इसलिए ले पा रही है क्योंकि उनके पास क्या है, बहुमत है। जब यही मोदी सरकार के पास अगर बहुमत नहीं होता, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जो अभी फैसले ले पा रही है वो फैसलों को ले पाती? नहीं ले पाती। जिस प्रकार से मनमोहन सिंह फैसले नहीं ले पा रहे थे, या यूपीए की सरकार नहीं ले पा रही थी, या इससे पहले बीजेपी की एक सरकार और गई, अटल बिहारी की सरकार थी, क्या अटल बिहारी अपने मनमर्जी से फैसले ले पा रहे थे? नहीं ले पा रहे थे। वे उनको और दूसरे लोगों को भी देखना पड़ता था ना कि नाराज ना हो जाए। क्योंकि वही यहाँ पर चुनावी राजनीति में पैटर्न चेंज हो जाते हैं। अब मान लो कि किसी राज्य में बीजेपी सरकार चला रही है, बहुमत के साथ सरकार चलाती है, तो बहुमत के साथ जब सरकारें चलती हैं तो जो पार्टी रहती है अपने मनमर्जी के अकॉर्डिंग वो फैसले लेगी, उसमें किसी प्रकार का उसको दिक्कत नहीं। लेकिन जब वहीं पार्टीज अलायंस में चली जाती है, जैसे अगर मैं बात कहूं, जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में जैसे आप बिहार को देखोगे तो बिहार में चेंज हुआ। तो बिहार में जो सरकार थे, जैसे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार, तो नीतीश कुमार ये नहीं था कि अंधाधुंधा आंख मूंद करके अपने फैसले ले रहे हैं, आंख बंद करके जो मन में आता वही करते हैं, बल्कि उनको बीजेपी का भी ख्याल रखना पड़ता। अब उसी प्रकार देखो, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए हैं तो वहां भी क्या है, उनको देखना पड़ता। अब आरजेडी और जेडीयू के साथ वहां पर अन्य लोग भी हैं, जीतन राम मांझी भी जुड़ गए, या वहां पर अन्य लोगों के जैसे वहां पर लेफ्ट के लोग हैं, कांग्रेस भी है, तो उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता। यही बता रहे हैं कि जो जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां, जैसे यूपी में बात करोगे, यूपी में क्या योगी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बट योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुमत की सरकार, लेकिन उसमें भी क्या है, अनुप्रिया पटेल का योगदान है, या संजय निषाद जो है, निषाद पार्टी, ठीक है, संजय निषाद का। तो ये लोग क्या करते हैं, इसमें अभी बीच में बताएं कि ब्लैक मेलिंग, या कह सकते हैं कि उनको अपने अकॉर्डिंग या अपनी चीज़ों को मनवाने का काम करते हैं। यानी जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं, जो जाति के आधार पर, अब तो आप सबको पता कि हर जाति का एक अलग पार्टी बन गया है, ठीक है, तो वहीं पर इस प्रकार की चीज़ों को पैटर्न तरीके में। अगला क्या, जैसे इसमें 10.5 क्या, चुनावी राजनीति के मुद्दे क्या हैं। अब भाई चुनावी, अब हमारे देश में तो मुद्दे हर साल बदल रहा है। 70 में यहाँ पर नारा लगा कि भाई गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी सरकार लेकर के आती गरीबी हटाओ का नारा लेकर। उसके बाद अलग अलग नारे इस देश में लगे। बोफोर्स घोटाला, जब यहाँ पर राजीव गांधी की सरकार थी वहाँ पर अलग नारे लगे, तो बोफोर्स घोटाला यहाँ पर आपको देखने मिला जब वहाँ पर हुआ था ना। तो अलग अलग सरकारें देखो, आपने इलेक्शन में अलग अलग इलेक्शन में क्या होता, अलग अलग जो मुद्दे अलग अलग हावी रहे। नरेंद्र मोदी की जब 2014 में चुनाव होता तो उस टाइम मुद्दा क्या बना, उस टाइम महंगाई का मुद्दा बना। अगर 2014 का जो हमारे देश में इलेक्शन हुआ, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन, मुद्दा क्या बना, महंगाई मुद्दा बना, और कैसे तो भ्रष्टाचार मुद्दा बना। लेकिन 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उस समय महंगाई और भ्रष्टाचार कह सकते मुद्दा नहीं बना, बल्कि वहां पर राष्ट्रवाद मुद्दा बन गया। तो हर इलेक्शन में क्या होते हैं, मुद्दे बदल जाते हैं। अभी आप सुनोगे जब बिहार में इलेक्शन हो रहा था, जिसमें तेजस्वी हुलूज कर जाते हैं, हार जाते हैं, तो वहां पर क्या, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। जब वहां पर आरजेडी इतनी सीटें जीत करके, लालू के बेटे यानी तेजस्वी यादव एक प्रकार से कह सकते हो इतनी सीटें लेकर के आते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बनती है, तो वहां पर क्या था, वहां पर अगर देखो बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बन जाता है। यानी वहां पर मुद्दा पूरी तरीके से उन्हें पूरे चुनाव को बदल के रख दिया उसने।
तो यानी वहां पर बेरोजगारी और 10 लाख की नौकरियों का एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। ठीक है, तो मुद्दे क्या होते हैं अभी थोड़े दिन पहले यूपी के चुनाव में क्या है, वहां पर लाइन ऑर्डर का मुद्दा बन गया। अगर बात करोगे योगी आदित्यनाथ की जो सरकार थी वो किन मुद्दों पर जीत करके आई है, वो किन मुद्दों पर जीत के, वो इससे जीत करके कि हम जो शासन व्यवस्था हम उसको दुरुस्त रहे। भाई कह रहे हैं कि जो बुलडोजर का मतलब कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो कोई भी सब पर कार्रवाई कर रही है। क्योंकि यूपी में क्या दबंगई वाला एक स्टेट है, वहां पर क्या है भाई गुंडे बहुत ज्यादा है, मान लिए कह सकते हैं कि वहां पर जो शासन है, योगी आदित्यनाथ ये दिखा रहे हैं सरकार या आम लोगों को, आम जो आदमी है जो बिल्कुल उसको इतना पता है कि उसको ये लगता है कि भाई कि शासन अच्छा चले, या इस प्रकार से यानी मुद्दे अलग अलग प्रकार से बन रहे हैं। या कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार जो जीत के आई कि वहां पर भाई 5 किलो राशन बट रहा था इसलिए लोगों ने वोट दे दिया। या कह सकते राशन वाला जो स्कीम चला, एक टर्म यूज हुई लाभार्थी, आपने सुना होगा बीजेपी में क्या होता है, लाभार्थी हमको वोट दे। लाभार्थी का मतलब होता है, कह रहे हैं कि जो हमारी पॉलिसियां, यानी बीजेपी जो अपनी पॉलिसियों को लेकर के आ रही है, वो कह रही है कि जो हमारे लाभार्थी हैं वो हमको लाभार्थी, एक नया वोट बैंक उनको जुड़ गया। यानी कह रहे हैं कि हमको तो ब्राह्मण क्षत्रिय अपर कास्ट जो उनका वोट बैंक है वो तो दे ही रहा, लेकिन कह रहे हैं कि वो लाभार्थी भी। तो हर चुनाव में क्या होते हैं, बदल रहे हैं। तो हर चुनाव में क्या था, जैसे आप बिहार की बात करें तो बिहार में अगर देखोगे जब से लालू और नीतीश, यानी कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में जो नया फिर गठबंधन बन गया है, तो इसमें क्या, इसमें अगर देखोगे तो वहां पर फिर कह सकते हैं कि वहां पर जो पिछड़े की राजनीति या पिछड़ों की राजनीति फिर होने लग जाएगी बिहार में। तो वही मैं बता रहा हूँ, हर इलेक्शन में क्या होता है, जो चुनावी मुद्दे होते हैं वह अलग प्रकार के बनते हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि 2014 का जो लोकसभा का इलेक्शन था वहां पर मुद्दा बन गया ना, मुद्दा बना भाई कि मोदी ने मुद्दा बनाया, नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बना कि भाई कि जो कांग्रेस है वो भ्रष्टाचारी है या भ्रष्टाचार कर रही है, और महंगाई का मुद्दा बना। लेकिन 2019 का जो इलेक्शन था, लेकिन वहां पर भ्रष्टाचार और करप्शन का मुद्दा नहीं बन सका, चाहे राहुल गांधी कितने चिल्लाते रहे, नहीं बना मुद्दा ना। लेकिन वहां पर मुद्दा क्या बना, राष्ट्रवाद का मुद्दा बन गया, एक पाकिस्तान के खिलाफ जो मुद्दा बन गया। यानी वो ये दिखा रहे थे 2019 में ये मुद्दा बना कि लोगों को ये लगा कि हमें एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, एक लीडरशिप है भाई जो लोगों को यानी हमला, यानी पाकिस्तान पर हमला कराया, जिस प्रकार से उन्होंने माहौल को गढ़ा, नहीं राष्ट्रवाद मुद्दा बन गया। तो जो मुद्दे हैं वो क्या होते हैं, हर राजनीति में बदलते रहते हैं। इंदिरा गांधी जब कांग्रेस इस देश में शासन चलती थी उस टाइम दूसरे मुद्दे चलते थे, हवा में मुद्दे चल रहे थे। हर इलेक्शन में जो होते हैं, जो मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वही उसी प्रकार के मुद्दे बनते रहते हैं। तो वही पूरे चैप्टर में चलेगा, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या है, 10.3 में देखते हैं क्या दे रखा है। देखो 10.3 में क्या है, चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिकरण क्या होता है, सुनिए। 20वीं सदी के अंतिम दशकों में भारत में चुनावी राजनीति में दो महत्वपूर्ण, नहीं 20वीं शताब्दी जो आई है उसमें हमारी चुनावी राजनीति में दो बड़े परिवर्तन आए हैं, ठीक है। प्रथम क्या है, समाज के विभिन्न वर्गों की मतदाता की भागीदारी। पहले भैया हमारे देश में क्या, हमारे पैटर्न क्या है, जब से हमारे देश में लोकतांत्रिकरण है, चुनावी राजनीति आई, लोगों की भागीदारी बढ़ गई। यानी पहले लोग वोट बहुत कम देते, यानी कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, लोकतांत्रिकरण ने भारत में लोगों की भागीदारी को बढ़ा दिया, यानी लोग अब ज्यादा वोट दे रहे हैं। पहले अगर लोकसभा में देखोगे बहुत कम लोग वोट अब ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। इन वर्गों में समाज के ज्यादातर हाशिए के तबके के लोग शामिल हैं, यानी जो हमारा जो पिछड़ा समाज है या जो ओबीसी वर्ग है या जो दलित वर्ग है या एससी एसटी जो माइनॉरिटी जो वर्ग है, वो कह सकते हैं कि वह अब जो हाशिए पर जो तबका वर्ग था वो ज्यादा वोट दे रहा है। जैसे कि महिलाएं हैं, अब महिलाओं का वोट बैंक बहुत बढ़ गया। अगर मैं बात करूं नीतीश कुमार की, अगर बात करूं नीतीश कुमार की शराबबंदी जो लागू थी, महिलाओं को वोट खींच करके ले आई। उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ की जो सरकार जीत गई, जिस प्रकार से कह सकती कि महिलाओं ने भाई बोला कि वो हमको फ्री राशन दे रहा है, या अगर यानी बहुत सारी जो सरकारें हैं वो महिलाओं को टारगेट करके, यानी उनको लगता है कि महिला जो है एक बड़ा वोट बैंक है, तो महिलाओं की इर्द गिर्द ही पॉलिटिकल पार्टी क्या करती नीतियां बना रही हैं, ठीक है। जैसे आदिवासी हैं, दलित है, ओबीसी ग्रामीण वर्ग है। एक सतर्क चुनाव आयोग मतदाता के महत्व को विषय में राजनीतिक चेतना का नहीं। अब क्या है कि हमारे चुनाव में एक तो लोगों की जो भागीदारी है उनकी बढ़ रही, दूसरा जो हमारा चुनाव आयोग है उसकी भी सतर्कता या राजनीतिक चेतना का हमारे देश में उदय हुआ है। इससे भी चुनाव में कह सकते हैं कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। मूलतः राज्य में लोगों के लिए प्रतिनिधित्व की फाइल को उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। पहले के विपरीत जब लोगों ने प्रतिनिधि अधिकतर आर्थिक और सामाजिक रूप से विशेषकर समूहों से संबंधित होते, पिछले कुछ वर्षों में उनके स्वरूप में अधिक विविधता, यानी पहले जो ज्यादातर हमारे जो प्रतिनिधित्व होते थे, यानी पहले जो उम्मीदवार खड़े होते थे ज्यादातर क्या होते थे, आर्थिक और सामाजिक रूप से विशेषताओं से संबंधित, यानी आर्थिक रूप हो या सामाजिक रूप को ज्यादा देखते थे। पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है, उनके स्वरूप में विविधता यानी अंतर में देखने मिला।
उच्च जातियों के अलावा ओबीसी, दलित, महिलाओं का भी, यानी कह सकते हैं पहले जो इलेक्शन होता था उसमें अगर देखोगे महिलाओं की भागीदारी उतनी बड़ी हमें देखने को नहीं मिलती थी, या कह सकते हैं कि अन्य जो वर्ग हैं उनकी भागी। लेकिन अब के चुनाव में क्या हो गया कि जो उच्च जातियों के अलावा अगर हम बात करें जैसे ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है, महिला है, इनका जो प्रतिनिधित्व है चुनाव में लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, यानी क्या इनका जो प्रतिनिधित्व है इनका बढ़ रहा है। ठीक है, अगर संजय कुमार द्वारा संपादित किए गए, उन्होंने 2009 में उन्होंने एक लेख लिखा था, उसमें उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों में लोगों के लिए प्रतिनिधियों में जाति, लिंग, आयु, व्यवसाय आदि के संदर्भ में बदला। यानी कह रहे हैं कि अब जो लोगों का जो प्रतिनिधित्व है, या जो कह सकते हैं इलेक्शन में खड़े होने की बात हो या वोट डालने की बात है, लोगों में कह सकते हो कि जो परिवर्तन आ रहा, पहले अब जाति, लिंग, आयु आदि इन सब के आधार पर बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। प्रतिनिधियों में आम आदमी का जो बढ़ा हिस्सा, यानी अब जो आम आदमी है कह सकते जो कॉमन मैन है कह सकते जो उसका जो हिस्सा लगातार बढ़ रहा। हालांकि भारत के राज्यों में इस पैटर्न में भिन्न, यानी हर राज्यों में अलग पैटर्न है। देखो हर राज्यों में जो वोटिंग का पैटर्न है अलग पैटर्न है। हर राज्यों में अगर किसी राज्य में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, किसी राज्य में आपको कम देखने को मिलेगी। क्या है कि जो हर राज्यों में जो भारत के चुनाव में जो पैटर्न है भिन्न है। कुछ पर्यवेक्षकों ने तर्क दिया है कि भारत में चुनावी राजनीति ने लोकतंत्र को वृद्धि, यानी कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि भारत में जो चुनावी राजनीति है, यानी जो हमारे देश में चुनाव होते हैं, यह लोकतंत्र को बढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र को इसने मजबूती प्रदान की, क्योंकि लोग जो हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक चीज़ों में, व्यवस्थाओं में आ रहे हैं। देखो पहले हमारे देश में क्या था, महिलाएं बहुत ज़्यादा वोट नहीं डालती, लेकिन धीरे धीरे अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अब जो पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां, वो भी महिलाओं को ध्यान। अब बस सिंपल सी बात करो, केजरीवाल ने जो फ्री बस क्यों चला दी? केजरीवाल ने इसलिए भैया फ्री बस चला दी क्योंकि उनको लगता था कि महिलाओं को अगर हम फ्री सुविधा देंगे, यानी महिला एक वोट बैंक है, उनको लगता था कि महिलाओं का जो वोट है एक बहुत बड़ा वोट है, इसलिए तो उन्होंने बस को फ्री कर दिया। अब वो उसको जितने दिन तक वो चलेगा या मान लीजिए, लेकिन उन्होंने जो रखा है किस लिए रखा है? क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जो महिलाएं, महिलाओं का एक बड़ा वोट, उनको लगता है कि अगर एक महिला अगर वो वोट देती है तो वो अपने पूरे घर के वोट को लेकर के आएगी। इस प्रकार के लगता है ना कि यहाँ पर देखो महिला, देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे मैंने नीतीश कुमार को बोला, नीतीश कुमार की शराबबंदी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि लोग में बिहार में शराब पी के लुढ़क के गिर रहे थे नालों में, ऐसा नहीं था। या कह सकते कि नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी लागू की, उनको लगता था कि शराबबंदी होने से महिलाओं का जो वोट बैंक है वो हमें ज़्यादा मिलेगा, या जो महिलाओं की, क्योंकि क्या महिलाओं को लगता है भाई उनका पति है जो है शराब पी करके आएगा, घर में कोई शराब पी करेगा तो वो अच्छा नहीं था। यह कह सकते घर की जो आर्थिक स्थिति थी शराब में खराब हो रही थी, तो इनको महिलाओं को टारगेट करके नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर दी, यानी महिला वोट बैंक को ध्यान में रखे गया। उसी प्रकार से यहाँ कह सकता है कि आज जो हमारे चुनाव हो रहे हैं उसमें महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, दलित वर्ग की भूमिका बढ़ रही है, या अन्य जो वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो कह सकते हैं जो हाशिए पर पहुंचा जो हमारा वर्ग है, वह चुनाव के जरिए लोकतंत्र में उसकी जो भूमिका है, जो वृद्धि है, वह हमें लगातार देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है, इनकी भी राजनीति में ये सारा क्या डेमोक्रेसी का प्रतीक है। 20वीं सदी में पिछले 2 दशकों में चुनाव में भागीदारी, यानी जैसे जैसे अगर बात करें हर चुनाव में, अगर आप लोकसभा का कोई भी, अगर 2014 का, 2004 का लोकसभा हो, 2009 का, 2014 का, 2019, हर लोकसभा चुनाव में क्या रहा, लोगों की जो भागीदारी यानी वोट डालने का जो परसेंटेज है, यानी मत प्रतिशत जो है वह लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्या रहा है भाई मेरे, हर समय बढ़ रहा है ना। जैसे योगेंद्र यादव ने 2002 में अपने लेख में वर्ग की चुनाव की भागीदारी को बढ़ते दूसरे लोकतंत्र के, यानी कहते हैं योगेंद्र यादव कहते हैं, जो इन्होंने भाई, अब तो योगेंद्र यादव किसान आंदोलन में इनको देखा होगा, योगेंद्र यादव इन्होंने अपने लेख में क्या बोला था कि जो भागीदारी बढ़ रही है, ठीक है, जो भागीदारी, लोगों की जो भागीदारी बढ़, इसको दूसरे लोकतंत्र का उभार के रूप में योगेंद्र यादव कहते हैं। ठीक है, पहले रणनीतिकार थे, अब तो किसान आंदोलन में घूम रहे थे। ठीक है, तो वहां पर जैसे योगेंद्र के अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, चुनावी राजनीति के विभिन्न तरीके और पैटर्न। देखो हमारे देश में क्या रहा, जो चुनावी राजनीति उसके तरीके बदल रहे हैं। भैया कौन कौन सा तरीका बदला, पहले क्या होता था, कौन कौन सा, ध्यान सुनिएगा। पिछले कुछ दशकों में भारतीय राज्यों में चुनाव में बदलाव देखने को मिला है, यानी अब हमारे देश में जो भारतीय राज्यों में क्या था, चुनाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, या क्या चेंज? देखो पहले क्या, यह बदलाव चुनावी राजनीति में गठबंधन की राजनीति का होता है। यानी हमारे देश में क्या है, अब जो क्या हो रहा है, चेंज क्या है, गठबंधन की राजनीति, यानी कह सकते हो कि यहाँ पर अलायंस की सरकारें देखने को मिल रही हैं। राज्य स्तर पर नेताओं ने राष्ट्र स्तर पर, यानी जो राज्य स्तर के नेता हैं वह भी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को दिखा रहे हैं।
राज्य स्तर के जैसे अगर बात करूँ, लालू यादव की जो पार्टी थी, आरजेडी की बात करूँ, या नीतीश कुमार की बात करें, या हम लोग मुलायम की बात करें, या समाजवादी पार्टी की बात करें, यानी कह रहे हैं कि जो राज्य स्तर के नेता हैं वह भाई मेरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को दिखा रहे हैं ना। जैसे ममता, बहुत सारे नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी उनकी स्टेट पार्टी है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका दिखा रहे हैं। कुछ राज्यों जैसे कि यूपी, बिहार, तमिलनाडु में, यानी कह सकते हैं इन राज्यों में, जो यूपी है, बिहार है, जो तमिलनाडु है, यहाँ पर क्या है कि जो सरकारें हैं, क्योंकि पहले शुरुआती राज्य यही थे जहाँ पर गठबंधन की राजनीति। देखो पहले क्या था, पूरे देश में क्या था भाई, हमारा देश आज़ाद हुआ, इलेक्शन हुए, हर जगह कांग्रेस जीती, ठीक है, कांग्रेस के लिए सरकार रहती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कांग्रेस जब डगमगाई और भी पार्टियां बनी, तो पहले एक ही पार्टी सर, अब क्या होती, दो पार्टियां मिलकर के, तीन पार्टियां मिलकर, या चार पार्टियां मिलकर के क्या होती हैं, सरकार बनाना। यानी कह सकते हैं कि इसमें अगर गठबंधन की जो राजनीति है उसके कुछ उदाहरण कौन है, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, और इसको उदाहरण है। इसके साथ ही अपराध की भूमिका भी, यानी कह रहे हैं आज हमारी जो चुनावी राजनीति उसमें क्या अपराध बढ़ गया है, धन और अपराध, यानी पैसा भैया बहुत बढ़ गया है। आज तो आपको पता होगा कि अब जो इलेक्शन होते हैं सबसे महंगा इलेक्शन हो रहा है। यानी राजनीति में अगर बात करोगे, क्या धन यानी पैसा बहुत बढ़ गया है, अपराध की भूमिका चुनावी राजनीति में बढ़ती जा रही है। कुछ उदाहरण में पैटर्न में चित्रित किया जा सकता है। क्या बसपा ने विधानसभा चुनाव में, अब इसको हम बताते हैं क्या है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ से इसको देखना, बसपा ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद 93 से 95 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। देखो 90 में जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था, ठीक है, 90 में जब राम मंदिर का आंदोलन होता है, जब 93 में यूपी में चुनाव होते हैं, तो क्या होता है कि मायावती और मुलायम, बल्कि मायावती नहीं, यहाँ काशीराम थे उस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि पार्टी काशीराम उस टाइम चलाते हैं। यानी कह सकते हो कि जब यूपी में क्या हुआ था, 93 में क्या होता है कि मुलायम और मायावती यानी एसपी और बीएसपी एक साथ आते हैं और सरकार बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, बीच में उनमें जब अनबन हो जाती है तो क्या होते हैं, 1993 में इसने भाजपा की मदद से, यानी बीच में कहती मायावती सपा को छोड़ करके भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाती है, और लगभग 2007 तक इन्होंने 4 बार, यानी कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय जो दल जो हैं वह राष्ट्रीय दलों के साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। एग्जाम्पल तौर कह सकते हैं, जिस प्रकार से 93 में, पहला एग्जाम्पल कह सकते हैं 93 में जिस प्रकार से 2 क्षेत्रीय दल यानी एसपी और बीएसपी ने मिलकर के यूपी में सरकार बनाई थी, लेकिन 1995 में एसपी बीएसपी में जिस प्रकार से टूट पड़ती है, उसके बाद क्या होता है कि क्या होता, जो बीएसपी मायावती थी वो भाजपा के साथ जाकर के सरकार बनाती हैं ना, भाजपा के साथ, बाद में आपने देखा होगा उस टाइम, ठीक है, तो भाजपा के साथ जिस प्रकार से वो सरकार बनाती हैं, तो ये सारी यानी कह सकते हैं कि भाजपा की मदद से, यानी जो बीएसपी थी भाजपा की मदद से 1995 से 2007 तक सरकारों का गठन किया। इसके साथ ही हमारे जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में भी अगर वहाँ पर देखोगे, वहाँ पर भी क्या है, गठबंधन के साथ पार्टियां बनी, यानी हमारे जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर भी जो राष्ट्रीय दल हैं, जो हमारे जैसे बीजेपी, कांग्रेस है, ये क्या है कि वहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे वहाँ पर जैसे असम गण परिषद है, असम की पार्टी है, या त्रिपुरा की जो पार्टियां हैं, या वहाँ की नागा पीपल्स फ्रंट है, इनके साथ सरकार, यानी कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर भी क्षेत्रीय यानी जो राष्ट्रीय दल हैं वो क्षेत्रीय दलों के साथ क्या रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अगला क्या, छोटे दल जैसे अपना दल, छोटे यानी यूपी की बात रही, यूपी में अगर देखोगे जैसे अपना दल है, ठीक है, अपना दल ने, और सहदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जो है, ठीक है, यानी जब यूपी में 2017 में सरकार आई थी, ध्यान रखना, देखो यूपी की अगर बात है तो वहाँ पर जैसे अपना दल और सहदेव समाज पार्टी, सहदेव समाज जो भारतीय समाज पार्टी है, यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी, और ओम प्रकाश राजभर, नाम शायद किसी ने नहीं सुना होगा, ज़्यादा लोगों ने सुना होगा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी क्या थी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलों यानी भाजपा के साथ ही शामिल हो जाते हैं, ठीक है। यानी जब बीजेपी की 2007 में योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनती है, तो उसमें छोटे छोटे दल कौन से हैं, ओम प्रकाश राजभर थे और अनुप्रिया पटेल थी। यानी कह रहे हैं कि अब परिवर्तन क्या है कि राष्ट्रीय दलों के साथ जो छोटे छोटे दल हैं वह भी उनके सरकार के गठन में क्या है, मौजूदा है, शामिल हैं, और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके सत्ता के लिए सौदेबाजी करते हैं। कह रहे हैं भैया जो छोटे दल हैं वह बड़ी पार्टी के साथ क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं और सौदेबाजी कर रहे हैं। और लंबे समय तक ओम प्रकाश राजभर थे ना, बाद में बीच में योगी जी को छोड़ करके भाग गए थे ना,
और उसी प्रकार से अगर आप देखोगे अनुप्रिया पटेल में जैसे उनको मंत्री बनाया गया था, लास्ट टाइम में मंत्री बनती है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी का। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे जैसे बिहार में जब गठबंधन की सरकार बनी थी, ध्यान रखना, बिहार में जब गठबंधन की सरकार बनी थी, जब वहां पर लालू, 2015 की हम बात करें, 2015 में जब बिहार में गठबंधन बना था आप उपेंद्र कुशवाहा थे, उनके साथ क्या उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी शामिल थे ना, भाजपा के साथ जीतन राम मांझी चले गए थे ना। जब 2015 में क्या था, जीतन राम मांझी की कितनी बड़ी पार्टी, छोटी सी तो उनकी पार्टी है। यानी बिहार में भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर जैसे उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी जीतन राम मांझी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम जिसे बोलते हैं, बिहार में जेडीयू और आरजेडी जैसे बड़े दलों के साथ सौदेबाजी कर रही है। यानी उनके साथ सरकार, सौदेबाजी का मतलब उनको क्या करते हैं कि वो अपनी बातों को मनाते हैं। अब उनके 2-4 विधायक हैं, ज़्यादा विधायक इनको थोड़े यानी कम सीटों पर लड़ते हैं। तो क्या करें, एक प्रकार से क्या करें, आज जो हमारे राज्यों में जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति, वो क्या परिवर्तन आया है। अब जो बड़ी बड़ी पार्टियां उनके साथ क्या है, छोटी छोटी पार्टियां हैं, या कह सकते हो कि आज हमारे भारतीय राज्यों में क्या है, गठबंधन की सरकारें हमें ज़्यादा देखने मिलती है। अगर मैं बताऊं, हरियाणा में अलायंस की सरकार है, महाराष्ट्र में अलायंस की सरकार है, बिहार में अलायंस की सरकार है, यूपी में जरूर बीजेपी के साथ फुल सपोर्ट है, लेकिन उनके पास भी सहयोगी उनके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। झारखंड में अलायंस की सरकार है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राज्य जहां पर अलायंस की सरकारें चल रही हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे राज्यों में जो पैटर्न, जो तरीका है, क्या है, वहां पर हमें अलायंस की सरकारें, जैसे हम बात करेंगे, जैसे आप झारखंड की बात करोगे तो वहां पर भी देखोगे तो वहां पर क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ क्या कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन है। तो यहाँ क्या आज हमारे जो राज्य हैं उनमें क्या होती है, सौदेबाजी। आमतौर पर ऐसी पार्टियां, यानी जो क्षेत्रीय दल होते हैं, आमतौर पर ऐसी पार्टियां सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतीकों और सामाजिक न्याय की मांग के लिए, यानी ऐसी जो छोटी छोटी पार्टियां होती कि इनके क्या है, जैसे छोटे छोटे हमको आरक्षण दे दो, नौकरियों में दे दो, या हमारी जाति को पहचान दिला दो, या हमारी जाति को या हमारी भाषा को कर दे। यानी ये जो छोटी छोटी जो पार्टी, आमतौर पर ऐसी जो पार्टियां होती हैं, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, ये सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के आधार पर सामाजिक न्याय की मान्यता के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों पर क्या करती हैं, दबाव डालती हैं। कई तुलनात्मक रूप से छोटी पार्टियां, जैसे अगर हम बात करें कि वहाँ पर जैसे साउथ की बात करें, जैसे तमिलनाडु में चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा राजनीतिक दलों में के साथ अब एक परिवर्तन ये भी आया है। अब राजनीति में क्या है, आप सबने देखा होगा बीजेपी के साथ एक बड़ा आरोप लग रहा है कि भाई क्या है, अंबानी अडानी की सरकार है। अब क्या एक परिवर्तन ये आया है, इसको भी लिखना कि आज के राजनीतिक दलों, जो राजनीतिक दल हैं, व्यावसायिक समूहों के साथ गठबंधन कर लेना भैया, पिछले दरवाजे से। अब जैसे मान लो कि जो पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही हैं, जो व्यवसायिक समूह हैं, जैसे अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला, इनके साथ कह सकते हैं, इनके साथ, क्योंकि इनको क्या करते हैं, इनको डोनेशन देते हैं, चुनाव में पैसा देते हैं। यही करें, राजनीतिक दलों एवं व्यवसायिक समूहों के बीच एक गठबंधन देखा गया है। राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, नहीं जो पॉलिटिकल पार्टी बड़ी बड़ी जो जैसे कांग्रेस, बीजेपी, इनको चुनाव लड़ने के पैसे चाहिए, और राजनीतिक दल व्यावसायिक वर्गों, जो व्यावसायिक वर्ग है, उनकी मदद लेते हैं यदि वे चुनाव जीत जाते हैं, जिस पार्टी को उन्होंने, और सरकार बनाते हैं। धन और अपराध भी आज चुनावी राजनीति, यानी कह सकते हैं आज जो है धन यानी पैसा और जो अपराध है वह भी आज चुनावी राजनीति में काफ़ी हमें दिखाई देता है। जैसे हम इसको अगले भाग में देखेंगे। यही अगर आप देखेंगे क्या आज जो धन है, जो पैसा, वो भी काफ़ी है। उसके अलावा अगर देखो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चीज़ें भी चुनावी राजनीति को, यानी ये सारी चीज़ें क्या है, पॉलिटिक्स को प्रभावित करें। तो अगर देखो कि पैटर्न में काफ़ी परिवर्तन आया है कि पहले जिस प्रकार से चुनावी राजनीति थी, आज की राजनीति में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। क्या पंडित नेहरू, यानी जब हमारा 70 का दौर था, जब 80 का दौर था, उस समय जैसे हमारी राजनीति चलती थी, जो पैटर्न तरीका था चुनाव का, या कह सकते चुनावी राजनीति का, क्या आज तरीका वही है? आज बिल्कुल तरीका वैसा ही नहीं है। आज तो भाई इलेक्शन में इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, आज अपराधी सांसद विधायक बन रहा है। तो क्या है, परिवर्तन चेंज आया नहीं। पहले जो राजनीति भैया वो बहुत साफ सुथरी होती थी। क्या होती थी? पहले की जो राजनीति थी वो बहुत साफ सुथरी और स्वच्छ होती थी। लेकिन आज क्या अपराध भरी राजनीति है, या आप कह सकते हैं, या पैसे, धन संपदा का बहुत ज़्यादा भयंकर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरी तरीके से चेंज है। पहले जो क्या होता था, अब एक पार्टी की जो सरकार, अब अकेली बहुत सारे अब बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कोई अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता। आप जो भी बिहार से उनको पता होगा कि बिहार में अगर देखेंगे नीतीश आरजेडी के साथ क्यों चले जाते, क्योंकि नीतीश को पता है कि अकेले चुनाव लड़ करके सरकार नहीं बना सकते हैं। बीजेपी को भी यही लगता है, बीजेपी भी बिहार में अकेले दम पर सरकार नहीं बना, यानी अब ऐसी स्थिति बन गई है कि बिहार में कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, या जितने भी लोग हैं, कोई भी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता। इसलिए उनको किसी न किसी साथी, इसीलिए तो बीजेपी नीतीश को नहीं छोड़ रही है, पकड़ के रखा है।
ठीक है। तो यानी जैसे नीतीश जब आरजेडी के साथ चले जाते तो वहाँ पर क्या एक चीज़ आ जाती है कि वहाँ पर एक पिछड़ा जो वर्ग है या कह सकते हैं वो उसकी राजनीति होने लग जाती है। यानी वहाँ पर कह सकते हो कि इस प्रकार की राजनीति यानी एक वोट बैंक बन जाता। उसी प्रकार से अगर आप महाराष्ट्र को देखोगे तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी अकेले नहीं ला पा रही है, या वहां पर महाराष्ट्र में अगर देखोगे शिवसेना है, बीजेपी है, कांग्रेस, एनसीपी है, कोई अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता है, फिर भी वहां पर गठबंधन की राजनीति इसीलिए हो रही है। तो अगर आप देखोगे पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया है। कुछ राज्यों में जरूर है कि कोई पार्टी अपने दम पर सरकार बना ले रही, लेकिन बिहार देखोगे या अगर मैं बात करूं, अगर हम देखें कि वहां देखें तो वहां पर महाराष्ट्र में देखें तो बहुत मुश्किल हो रहा सरकार बनाने में, ठीक है। तो कुछ दशकों से क्या हो रहा है कि आप 90 के बाद जो हो रहा है कि यहाँ पर चुनावी राजनीति में क्या है, गठबंधन की राजनीति हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगला जो है राज्यों की चुनावी मुद्दे क्या है, 10.5, ठीक है। देखिए चुनाव में विभिन्न प्रकार के मुद्दे लोगों को मत को निर्धारित करते हैं। यानी जो चुनाव होता है, जो मुद्दे होते हैं, देखो मुद्दों के अनुसार ही इंसान वोट डालता है। आप सबको पता होगा, जो मुद्दा छा जाएगा उसे पर लोग वोट दे देते हैं। चुनाव में विभिन्न प्रकार के मुद्दे लोगों के मतों का निर्धारण करते हैं। ये मुद्दे विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई मुद्दा आर्थिक मुद्दा होगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। इन मुद्दों की संख्या असीमित है, कोई भी मुद्दा चुनाव में बन सकता है। हालांकि इनमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों की दैनिक जीवन को कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो रोजमर्रा की लाइफ या दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें कुछ रोजगार की यानी कुछ जो मुद्दे होते हैं रोजगार को लेकर के, उपलब्धता को लेकर के, मूल वृद्धि यानी महंगाई जिसे बोलते हैं, मूल वृद्धि या महंगाई, स्कूल, अस्पताल, रोड, यातायात सुविधाएं, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाएं, विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे होते हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, कानूनी पहचान इत्यादि के लिए मुद्दे हैं। विभिन्न राजनीतिक दल और नेता इन मुद्दों पर लोगों को लामबंद करते हैं। क्या लामबंद करते हैं ना, हर मुद्दा हर जगह। दिल्ली में जो मुद्दा बना, क्या बिजली पानी का बन गया। बिहार में जो इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर क्या मुद्दा बन गया, भले वहाँ पर आरजेडी हार जाती है या वहाँ पर हार जाए, लेकिन मुद्दा तो बना ना, 10 लाख नौकरियों का मुद्दा बना, लोगों ने वोट दिया ना उनको, मुद्दा बना ना, तभी तो वहाँ पर सरकार नहीं बन पाती है ना बीजेपी की और उनकी नीतीश के साथ नहीं बनी ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मुद्दा अलग अलग चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे हम बात करेंगे जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा भी अलग एक प्रकार का मुद्दा बना ना, तो क्या हो रहा है कि अब जो मुद्दे हैं ना अलग अलग राज्यों में हर चुनाव में मुद्दा बिल्कुल बदल जा रहा है। वैसे मैंने बोला कि जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, महंगाई मुद्दा बना, भ्रष्टाचार मुद्दा बना, करप्शन मुद्दा बना। लेकिन क्या 2019 का जब चुनाव तो वहां पर भ्रष्टाचार महंगाई मुद्दा नहीं बना, बल्कि वहां पर क्या मुद्दा बना, राष्ट्रवाद मुद्दा बन गया। तो क्या है, हर चुनाव में जो मुद्दे हैं वह बिल्कुल बदल जा रहे हैं, ठीक है। हर चुनाव में क्या है, बदल रहे मुद्दे के, ठीक है। और जो विभिन्न प्रकार के भैया जो नेता होते हैं, लोगों को लामबंद करने का मतलब अपने समर्थन में उनको एकजुट करने की बात करते हैं। वे अपने प्रचार में दल या अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचाते हैं और अपने विरोधियों की आलोचना करते हैं। यानी जो प्रचार जब करते हैं राजनीतिक दल, अपने मुद्दे को लोगों तक पहुंचाते हैं, विरोधी दल की आलोचना करते हैं। दलितों के साथ पहचान बनाने के साथ, दलितों के साथ पहचानी जाने वाली पार्टियों के उदय के साथ उत्तर प्रदेश में ओबीसी और 1990 के दशक में भाजपा और दक्षिण भारत में ऐसी पार्टियों का विशेषकर तमिलनाडु में उपस्थित अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण और ओबीसी में जातियों को लेकर के हमें देखने को मिला चुनावी राजनीति। देखो क्या होता है, अगर आप देखोगे आरक्षण को लेकर के इस देश में राजनीति रही, ओबीसी आरक्षण, देखो दलितों को लेकर के अगर आप देखोगे एक प्रकार से क्या मायावती की पार्टी जिस प्रकार से वहाँ पर काशीराम जो थे बाम सेब से वहाँ पर जिस प्रकार से बीएसपी बनती है, ठीक है, उसी प्रकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर के इस देश में पार्टी बनी। तो ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ओबीसी और 1990 में दशक में भाजपा और दक्षिण भारत में ऐसी पार्टियां विशेषकर तमिलनाडु में थी। अखिल भारतीय स्तर पर देखोगे आरक्षण को लेकर के, ओबीसी आरक्षण में विभिन्न जातियां संबंधी न्याय को लेकर के जुड़े सांस्कृतिक प्रतीकों की या धार्मिक आधार पे मुद्दे बने। बीजेपी ने अखिल भारतीय स्तर पर धार्मिक नहीं, जो बीजेपी है वो कह सकते हैं कि एक प्रकार से जैसे यहाँ पर कर रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियों ने ओबीसी वर्ग को या आरक्षण को लेकर के राजनीति की, वहीं पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो इसने अखिल भारतीय स्तर पर यानी पूरे देश के स्तर पर धार्मिक पहचान को लेकर के इसे धार्मिक अपना मुद्दा बनाया। तो जो पार्टियां हैं क्या हैं, वह अलग अलग प्रकार के अपने क्या कर रही हैं, मुद्दे बना रही। तो बीजेपी ने धार्मिक पहचान का निरंतर प्रयास किया। बीजेपी को सांस्कृतिक विकास के एजेंडे में पिछले दशकों में एक बड़ा बीजेपी जो है सांस्कृतिक विकास का जो एजेंडा उसमें बड़ा परिवर्तन देखने मिला। एक अखिल भारतीय पहचान बनाने के उद्देश्य से चुनावी राजनीति में विभिन्न
सामाजिक जो समूह है वो क्या है, लचीलेपन को दिखा रहे हैं। अगर भाजपा की बात करें तो उसका मत प्रतिशत बढ़ने के पीछे पार्टियों की राज्यों में रणनीति की सफलता के रूप में दे नहीं, क्या है कि जो भाजपा का जो वोट बैंक बढ़ रहा है उसके पीछे क्या कर रहे हैं कि जो पार्टी है वह राज्यों में जिस प्रकार से उसकी रणनीति है वो क्या हो रही है, सफल हो रही है। इससे क्या जो भाजपा का क्या जो बीजेपी का मत प्रतिशत है उसी से बढ़ रहा है। ये सब चुनावी राजनीति में समान मुद्दे हैं, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में चुनावी मुद्दे क्या, कुछ जो विशेष क्षेत्र होते हैं उसमें जो चुनावी मुद्दे होते हैं चुनावी माहौल में अहम भूमिका निभाते हैं। कहीं कहीं पर जो चुनावी मुद्दे होते हैं वहाँ, उदाहरण के तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय और निजातीय पहचान वहाँ पर प्रमुख चुनावी मुद्दा। इसी प्रकार से उत्तराखंड के इलाकों में जैसे तेलंगाना है, झारखंड है, इन राज्यों में क्या होती है, गठबंधन की लामबंदी के मुद्दे यहाँ का कहीं पर पहचान का मुद्दा बन जाता है। यह अलग अलग मुद्दे हैं। राजनीतिक संदर्भ में अगर आप देखोगे पार्टी के अनुसार नेताओं ने या तो इन मुद्दों का समर्थन किया या फिर नहीं, जो नेता होते हैं या तो मुद्दों का समर्थन करते हैं या तो उनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। क्षेत्रीय पहचान से संबंधित मांगों को लेकर, यानी किसी क्षेत्र को लेकर के जो मुद्दे, क्षेत्रीय पहचान को लेकर के जो संबंधित जो मुद्दे हैं उनमें अगर आप देखोगे क्षेत्रों में क्या आरोप लगाया गया कि उनके क्षेत्रों के साथ भेदभाव। एक तो ये बहुत ज़्यादा भेदभाव लगा, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है या क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इसको लेकर के भी क्या होती है, हमारे देश में काफ़ी राजनीति होती है। उनका कहना है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में केंद्र या राज्य सरकारों के साथ भेदभाव किया गया है तथा उनकी समस्याएं हल नहीं। जैसे अगर यूपी में देखोगे, जैसे बुंदेलखंड के लोग आरोप लगाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर सुविधा नहीं पहुंची है, या बहुत हर क्षेत्रों में लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री का जो आवास या मुख्यमंत्री का जो राजगृह होगा वहाँ पर हो गया कि भाई हमारा विकास, ये भी काफ़ी बड़े आरोप लगते हैं। ये भी राजनीति में क्या होता है, एक बड़े मुद्दे बन रहे हैं। कुछ वर्षों में सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ जाने से सरकार अपनी नीतियों तो जनता को पहुंचाने में सफल नहीं। यानी जब से सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, क्या करें, जब से सोशल मीडिया आया तब से जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वह जनता तक आसानी से पहुंच रही हैं, या कह सकते हो अपने मुद्दों के साथ, या मुद्दों के साथ आम लोग जो हैं उनके साथ ज़्यादा। भाई अब जैसे बात करोगे, जैसे 2014 का इलेक्शन था या उससे पहले अगर बात करें तो 2014 के इलेक्शन में सोशल मीडिया की नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत भूमिका निभाई, या 2019 का जो इलेक्शन हुआ उसमें भी जिस प्रकार से अगर आप देखोगे आज जो IIT सेल है वो कितना काम कर रही है। अगर उसमें देखो तो कह रहे जो सोशल मीडिया है वो भी क्या कर रही है, एक प्रकार से माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभा रही है, बहुत चीज़ों में भूमिका निभा रही है। अभी वो फिल्म आई थी आमिर खान की, उसमें बड़ी भूमिका उसने निभा दी, आमिर खान की फिल्म में उसको फ्लॉप करवा दिया। यही मेरा कहने का मतलब है कि आज जो सोशल मीडिया है वह पॉलिटिकल पार्टियों के लिए क्या है, पॉलिटिकल पार्टियों का भी एक प्रकार से माहौल बनाने में काम करती है। ठीक है, तो यानी एक प्रकार से वहाँ पर जैसे सोशल मीडिया भी माहौल बना रहा, या कह सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा क्या सरकार की जो नीतियाँ जनता तक पहुँच रही हैं, अखबार में विज्ञापन हो के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता का नेतृत्व जगा रही है। इससे राजनीतिक दलों के चुनाव में प्रसार में चुनौती हो रही है। 1990 से पहले विपरीत अब लोग के पास चुनावी प्राप्ति के लिए साधन मौजूद हैं। अब वह सरकार की क्रिया नीतियों को पता कर सकते हैं। इस इकाई देखो अब क्या हो रहा है, अगर हम बात करें, अब देखो यानी जब से मीडिया की अगर बात, तो मीडिया भी पार्टियों का माहौल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। प्रेजेंट टाइम में जिस प्रकार के आरोप लगते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, इस प्रकार कह सकते हैं कि आज के समय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका माहौल बनाने में या उसको कह सकते हैं या मोमेंट बनाने में क्या है कि जो मीडिया है उसकी भी एक बड़ी भूमिका है। या जिस प्रकार से आप कैंपेन कर रहे हैं, आज तो अगर बात करें कैंपेन किस प्रकार से आपका पार्टी कर रही है, किस प्रकार से आपकी पार्टी लोगों के साथ जा रही है। ठीक है, जिस प्रकार से क्या केजरीवाल, जिस प्रकार से अगर हम दिल्ली की बात करें, केजरीवाल की पार्टी ने क्या कैंपेन काफ़ी तगड़ा किया है कि अगर आप देखोगे कैंपेन किस प्रकार से उन्होंने किया है, बहुत सारे लोगों को हिट किया है। या केजरीवाल जो है जिस प्रकार से उन्होंने गरीब को टारगेट किया है, देखा होगा ना केजरीवाल कैसा दिखाई देता आपको ना, गरीब, या कई बार कपड़े भी वैसे पहनते। तो केजरीवाल की जो पार्टी जिस प्रकार से उन्होंने गली मोहल्ला और जो झुग्गी झोपड़ियों को उन्होंने टारगेट किया, तो जो अब जो पार्टियां ना वो क्या कर रही हैं, जिस प्रकार से टारगेट करें, जिसका जैसा वोटर है वो पार्टी वैसे ही बनती चली जाती है, ये नेता भी वैसे दिखाने की कोशिश करते। तो क्या है, अब जो पैटर्न क्या है पूरी तरीके से आज हमारे यहाँ पर बदल गया। यानी मीडिया जो है, यानी जो मीडिया है वो भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहा है। या कह सकते हैं विज्ञापन के जरिए देखो सरकार की छवि कैसे है वह मीडिया बनाने में उसकी एक बड़ी भूमिका है। भाई विपक्ष की कैसे बना रहा है, कह सकते हो, यानी कह सकते हो कि आज जो मीडिया है, चाहे हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट है, मीडिया इंस्टीट्यूट है जितने भी, या जो भी हो रहा है, उसमें कह सकते हैं कि जो सरकार की कैसी भूमिका है, या पॉलिटिकल पार्टियों की जो पहुंच है मीडिया के द्वारा, या सोशल मीडिया जो उसमें भी एक बड़ी भूमिका है। किसी पार्टी को हटाने या चढ़ाने में मीडिया की बड़ी भूमिका रही है।
ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें क्या है, आज जो अगर प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो जो मुद्दे हैं वह बहुत है। जाति के आधार पर मुद्दा बन जाता है, या धर्म के आधार पर मुद्दा बन जाता है, या आज जो यहाँ पर हो रही है जो मुद्दे काफ़ी हैं, जैसे दिल्ली में जब पानी बिजली पर मुद्दा बन गया। अलग राज्यों में क्या होते हैं, अलग अलग इशू पर जो होते हैं क्या होते हैं मुद्दा। करप्शन एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा बना। आज अगर हम बात करें चुनावी राजनीति में मुद्दा करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। अगर बात करो पंजाब में जो इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर भ्रष्टाचार मुद्दा बना, या अलग अलग राज्यों में जो मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बना प्रेजेंट टाइम में, वो कहीं पर मुद्दा बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, उससे रिलेट करता है। ठीक है, करप्शन आप मुद्दा बना पाएंगे या नहीं बन रहा है, तो वो कहीं बन रहा कहीं नहीं बनता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे बेरोजगारी बिहार में मुद्दा बना, बाकी अन्य राज्यों में नहीं। अगर बंगाल का जब चुनाव, तो ममता बनर्जी का जब चुनाव हुआ तो वहाँ पर भाई बंगाली अस्मिता मुद्दा बन गया ना। क्या बना, बंगाल, उन्होंने बोला ना बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा बना, बंगाल में बना। या आप कह सकते हो कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ वहाँ पर ममता बनर्जी ने जो शायद उनकी कैसे कल्याणकारी जो योजनाएं थी या उन्होंने जो दिया था वो मुद्दा वहाँ पर बना। तो आज जो चुनावी राजनीति में जो मुद्दे हैं वह विभिन्न प्रकार के मुद्दे बन रहे हैं। ठीक है, तो हर जो पार्टी के साथ जो मुद्दा बन रहा है वो अलग अलग प्रकार के मुद्दे बने। हर एक राज्य को अगर आप देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे एक शब्द मैंने बोला था लाभार्थी, तमिलनाडु में अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जैसे मैंने नवीन पटनायक का जिक्र किया था, तो नवीन पटनायक क्या है कि वही वेलफेयर स्कीम जो बीजेपी वाले बोलते हैं, आज जो वेलफेयर स्कीम है वो भी एक बड़ा मुद्दा बना कि भैया हमारा लाभार्थी है वोट दे रहा। आज बीजेपी वाले कहते हैं कि यूपी में किसने वोट दिया, तो बोलेगा लाभार्थियों ने दिया है। लाभार्थी का मतलब होता है कि जिन लोगों को उन्होंने राशन बांटा है, जिन लोगों को उन्होंने 2000 रुपये खाते में भेजे हैं, महिलाओं को जितना भेजा है, गर्भवती महिलाओं को, यानी कह सकते हैं जो लाभ पहुंचा रहे हैं कि भैया चावल फ्री मिल रहा है, गेहूँ पिला, या कह सकते हैं नमक मिल रहा है, ये सारी जो उसके लाभार्थी उन्होंने वोट दिया। तो लाभार्थी भी एक प्रकार से वोट बन, नहीं कह सकते वेलफेयर जो स्कीम चला रही पॉलिटिकल पार्टियां, ये भी एक परिवर्तन हमें कह सकते हैं कि चेंज देखने को मिल रहा है। ये किस प्रकार से कैंपेन कर रही हैं, आप किस प्रकार से कैंपेन करते हैं, किस प्रकार, ये सारे क्या आज भारतीय चुनावी जो मुद्दे हैं वह बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गए। भाई 70, 60, 70, 80 के दशक के जो चुनावी मुद्दे थे, आज के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। हर चुनाव बदल जाता। अगर हम बात करूँ सेम देखना, 2014 का चुनावी मुद्दा 2019 में नहीं चला, ठीक है, नहीं चला। और 2024 का जो इलेक्शन होगा वहां पर अलग शायद कोई मुद्दा बन जाए। हर इलेक्शन में जो मुद्दे होते हैं वह विपरीत बदल जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चलते रहते हैं। ठीक है, यही सारा था लगभग, तो मैंने आपको बता दिया है इसमें जितना बचा था। आगे जैसे करें, कुछ लोगों का मानना है कि आर्थिक सुधारों के कारण राज्य की भूमिका में कमी है, यानी जब से आर्थिक सुधार है जिसके कारण कल्याणकारी नीतियों को बुरा प्रभाव पड़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे निजी क्षेत्रों पर प्रतिबंध हटा दिया है। विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने अपनी राज्यों के निजी निवेश में आकर्षित करने के लिए रणनीति बनाई है। इसमें एफडीआई विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने को शामिल किया गया है। उन्होंने अपना आर्थिक विकास मॉडल किया है। विभिन्न नेताओं ने विभिन्न प्रकार के आर्थिक विकास पर, यानी अब जो नेता हो डेवलपमेंट पर भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं। जैसे चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद को सॉफ्टवेयर बनाने का हब बनाने का प्रयास किया। उसी प्रकार से एस.एम. कृष्णा ने बंगलौर को एक नए सर्विस सेक्टर के रूप में बनाया है। गुजरात में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री तब उन्होंने गुजरात में विदेशी निवेश को आमंत्रित किया था। राजनीति चंद्र विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है जमीनी अधिग्रहण के लिए निजी क्षेत्रों को आकर्षित करने के लिए अवसर बढ़ाई। कुछ राज्यों में जमीनी अधिग्रहण का चुनावी एक प्रमुख मुद्दा बना। यहाँ जमीन अधिग्रहण के चुनावी राजनीतिक मुद्दा बनने से दो प्रमुख है। पहला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीनी अधिग्रहण तथा दूसरा पश्चिमी बंगाल में जैसे नंदीग्राम का बना। इन दोनों मामलों में वहाँ की सरकारों ने जमीन अधिग्रहण पर राजनीति होने लगी। उत्तर प्रदेश में 2004 में अगर देखोगे तो मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दादरी यानी गौतम बुद्ध नगर के पावर प्लांट लगाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया था, तथा 2007 में मायावती ने सरकार ने यमुना एक्सप्रेस के लिए जमीन अधिग्रहण किया। इन दोनों सरकारों ने जमीन अधिग्रहण को 2007 तथा 2008 में विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाया। इस प्रकार पश्चिम बंगाल में देखोगे 2001 में जैसे वहाँ पर लेफ्ट की सरकार थी, ममता बनर्जी जिस प्रकार से हटा था, वहाँ पर नैनो फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण करना भी विधानसभा में प्रमुख मुद्दा बना। यह मुद्दा काफ़ी बड़ा कारण है कि वामपंथियों को पश्चिम बंगाल में हार का सामना करना पड़ा और टीएमसी को जीत मिलती है, उसने सरकार बनाई। 1990 में किसानों ने डंकल प्रस्ताव पर विरोध किया और यानी कह सकते कृषि मुद्दा। भारत में आर्थिक सुधारों को लेकर के मंडल आयोग की जो सिफारिशें हुई थी वह भी एक बड़ा मुद्दा बना। अगर देखोगे ओबीसी वर्ग जो है वो भी पहचान के लिए जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग के लिए बात आरक्षण को लेकर के फायदा मिला। कल्याणकारी नीतियों को जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा, अगर देखो हरियाणा राजस्थान में जैसे जाटों को लेकर के मुद्दा बना। महाराष्ट्र में मराठा है, गुजरात में
अगर पटेल को लेकर के जिस प्रकार से वहाँ आरक्षण को लेकर के मुद्दा बना ना, हरियाणा में जाट आंदोलन या जाटों का आरक्षण को लेकर के एक मुद्दा बना, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के, गुजरात में पटेल आरक्षण को लेकर के, ठीक है, राजस्थान में गुज्जरों को लेकर के एसटी में इनको शामिल किया जाए, एक बड़ा मुद्दा बना था। गुज्जर जो आंदोलन हुआ था ना, देखा होगा ना, गुज्जर को लेकर जो आंदोलन हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग को ओबीसी कोटे में उपजाति को डालने के सामने जो मुद्दा बना, जो अगर ओम प्रकाश राजभर या जो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। 1999 की अगर लोकसभा चुनाव में बात करें तो राजस्थान में जाटों द्वारा ओबीसी में शामिल करने की मांग न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में के लिए ओबीसी की पहचान नहीं कह सकती, जो जाट है ओबीसी में शामिल करें या किसी अन्य में शामिल करें, ये भी एक बड़ा मुद्दा। तो हर एक चुनाव में क्या है, जो मुद्दे हैं वह अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं। अब तो क्या डेवलपमेंट, यानी मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है कि भाई हमने विकास किया है, तो कितना विकास किया, कितना विकास नहीं किया, ये भी एक क्या बड़ा मुद्दा। जैसे अखिलेश यादव देखा होगा, वो चिल्लाते रहते थे, बताते रहते थे कि हमने एक्सप्रेसवे बना दिया है, ठीक है, तो एक्सप्रेसवे बना दिया, उस पर चलिए समाजवादी एक्सप्रेसवे जो उन्होंने बनाया उसको लेकर वो मुद्दा नहीं बन पाया। तो जो मुद्दे हैं वह अलग अलग प्रकार के, हर चुनाव में अलग अलग प्रकार के मुद्दे बन रहे हैं। तो ये पूरे जो मुद्दे हैं पूरे देश में अगर आप देखोगे, हर एक स्टेट देखोगे तो वहाँ पर अलग अलग मुद्दा है। जैसे दिल्ली में जो केजरीवाल का जो पानी बिजली स्कूल हॉस्पिटल मुद्दा बन गया, तो हर एक राज्य में क्या है जो मुद्दे हैं। अब ये नहीं है कि अब यूपी के लोग सोचेंगे, यूपी नेता सोचेंगे कि हम पानी बिजली मुद्दा बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा। हर राज्य में देखो, दिल्ली में जो रोजगार मुद्दा नहीं बन सकता क्योंकि वहां पर लोग पाए, तो हर एक राज्य का जो है अलग अलग मुद्दा बनेगा। बिहार में बिजली पानी मुद्दा नहीं उतना बड़ा बनेगा, बल्कि बिहार में रोजगार मुद्दा बना, यानी राज्य की जो नेचर है वो नेचर के अकॉर्डिंग मुद्दा बनेगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपने एक राज्य में जो मुद्दे जो चीजें मुद्दा बन रही हैं वह दूसरा नहीं बन सकता, या लोग उस पर नहीं एकजुट हो सकते हैं, ऐसा डिफरेंट हो सकता है। गुजरात का जो मुद्दा बनेगा वो शायद हरियाणा में ना बने, कहीं पर आरक्षण मुद्दा बन गया, कहीं पर कोई चीज मुद्दा बन गया। तो जो मुद्दे बन रहे हैं हाल इलेक्शन में जो बनते हैं, उनकी जो नेचर है वह अलग अलग प्रकार का नेचर रहेगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में जो मुद्दा बना, दिल्ली के लोगों के लिए रोजगार मुद्दा क्यों नहीं बना। अब भाई दिल्ली में जितने भी विपक्षी लोग हैं रोजगार को क्यों नहीं चिल्लाते, भैया नौकरी है दो, नौकरी दें, क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली में जो ज्यादातर लोगों की मानना है कि भाई दिल्ली में जो आकर के रह रहा है वो तो नौकरी कर ही रहा, उसको नौकरी, उसके 2000 4000 बच जाए, बिजली पानी से थोड़ा उसको राहत मिल जाए, वही उसके लिए बहुत है, इसलिए मुद्दा वहां पर बन गया। तो बिहार में रोजगार सबसे बड़ा इशू था, इसलिए वहां पर रोजगार इशू बन गया। तो मुद्दे जो हर क्या है, हर इलेक्शन में जो मुद्दे होते हैं, राज्य कैसा, स्टेट कैसा है, गरीब है, अमीर है, किस प्रकार का है, या किस प्रकार कौन सी जाति है, कौन सी जनजाति है, वो मुद्दों को बहुत ज्यादा क्या करती है, डिसाइड कर रही है, ठीक है। वही मैं समझा रहा हूँ कि दिल्ली में जो मुद्दा बना वो बिहार में नहीं बन सकता। बिहार में जो बेरोजगारी मुद्दा बना, यूपी के इलेक्शन में बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पाया। तो वही मैं बता रहा हूं कि हर इलेक्शन के जो मुद्दे हैं वह अलग अलग प्रकार के मुद्दे हैं, ठीक है। हर इलेक्शन में जो मुद्दा बनेगा वह अलग अलग प्रकार का बनेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो समझ में नहीं आएगा मुझे बता देना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।